डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उसी मोड़ पर आ चुकी है जहां अल्फाज की घनगरज, इल्जामात की गूंज और सड़कों की गहमा गहमी नई सख्तबंदी का इशारा दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर लाहौर में बयानात की तोपें लेकर उतरे और बेबांगे दोहल ऐलान कर दिया कि फैसला कुन बात अब उनसे ही होगी जिनके पास इख्तियार है। बकौल उनके मुज़ाकरात अगर होंगे तो इख्तियारात के सचश्मों से होंगे, लेकिन रास्ते की रुकावटें हटाना अव्वलीन शर्त है। साथ में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो फॉर्म 47 की मरहून मन्नत हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बात करने से पहले अपने अंदर तब्दीली लाएं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि पार्टी में इख्तलाफात का बयानिया दरअसल फैसला साजों की साजिश है। उनके बकौल अगर पूरी क़यादत लाहौर में इकट्ठी है तो ये इस बात का सबूत है कि चेयरमैन की रिहाई के लिए हम सब मुत्तहद हैं। इन बयानात पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल आया। उनका कहना था कि जो दूसरों को फॉर्म 47 का ताना देते हैं वो खुद बताएं किसकी इजाज़त से वज़ीर आला बने। उनका दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं ताकत के जोर पर बनी है। इसी पर नून लीग की रहनुमा मौज़ा बुखारी ने भी तंज करते हुए कहा कि अली अमीन एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर वज़ीर आला बने और उनकी 90 दिन की तहरीक असल में अपनी हुकूमत बचाने का बहाना है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और मुमकिन तहरीक के अदम एतमाद की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। इत्तेहादी जमातें नंबर्स गिनने में मसरूफ हैं और ये हिसाब लगाया जा रहा है कि कितनी नशस्तें जीती जा सकती हैं और कब अदम एतमाद का वार कारगर हो सकता है। ये भी वाज़ेह होता जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अपनी जगह मगर एतमाद की कमी बदस्तूर मौजूद है। मखसूस नशस्तों का मामला हो या काबीना में शमूलियत का सवाल, बात वाज़ेह है कि एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा अभी तक कायम नहीं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दें कि क्या वाकई कासिम और सलेमान मुलाकात के लिए आ रहे हैं या वालिद की रिहाई के लिए किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं अगर वो किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक चीज याद रख लेना, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे दो खानदानों में आप इनको आपस में एक जैसा ना तस्वर करना। एक खानदान जो गवाल मंडी पे पैदा हुआ था और पाकिस्तान से बाहर जाके उसने कहा कि जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, और वो ना अपने माँ बाप के किसी के लिए कभी पाकिस्तान वापस नहीं आए। और दूसरे वो लोग जो कि एक्चुअली पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, एक्चुअली सारी जिंदगी बाहर रहे, एक्चुअली तालीम और तरबियत हर चीज बाहर रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका बाप जिसको नाजायज तरीके से रखा गया है उसके लिए वो पाकिस्तान में आके उनके लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा, अब ये याद रखना कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, ये एक्चुअली ब्रिटिश नेशनल हैं और इनके ऊपर सारे इंटरनेशनल लॉज और सारे मुल्क के लॉज भी होते हैं। इनको ये लोग हाथ नहीं लगा सकेंगे जब तक वो किसी गलत तरीके की बात ना करें। तो दैट मीन्स अगर वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं किसी जगह पे और कैमरा भी देख रहा होगा, सारे कर रहे होंगे, इन लोगों में किसी में हिम्मत नहीं होगी उनके ऊपर हाथ डालने के लिए, क्योंकि दिस विल बी अ डिफरेंट थिंग। एक चीज। नंबर 2, एक बेटा है, मतलब लेट्स से आफिया सिद्दीकी, उनके उसकी बहनें या वो जाते हैं, वो बाहर जाके वो लोग भी वहां जाके एक एहतजाज करते हैं कि ये ज्यादती हो रही है। हाँ, आपने पीसफुल रहना होता है, हाँ आपने उनके लॉज एंड नॉर्म्स करने होते हैं। आपके जो है ना वो राइट टू असेंबल, राइट टू मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अपनी जगह पर जरूर आती होती है। आपको उनको सामने रख के आपने देखना होता है और फिर बात करनी होती है। तो ये चीज नहीं है। अच्छा, ये पहले तो सारे ये कहते थे कि वो आ नहीं रहे, वो आ नहीं रहे, वो आ नहीं रहे। अब जब आ रहे तो इन सब के तोते भी उड़ गए। पहले तो ये लोग, इन लोगों ने वो कबूतर उड़ाए थे, अब इनके तोते उड़ रहे हैं। तो इनको मुझे समझ नहीं आती इनके साथ मसला क्या है। सर, लेकिन आप ये वाजे करेंगे कि यहाँ आने से पहले उनका अमेरिका जाना क्यों मकसूद है? लग तो ऐसे रहा है बज़ाहिर कि उन्होंने अमेरिका से कुछ उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, हालांकि जो हालिया दौरा फील्ड मार्शल का हुआ, आपको लगता है उसके बावजूद अमेरिका कुछ मदद करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे उनकी आइटिनरी का नहीं पता कि वो अमेरिका में आइटिनरी वहां जाके वो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, किसी से क्या करेंगे। मुझे उससे लेना देना क्या कि वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मुझसे लेना देना क्या कि वो यूरोप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मुझे इससे लेना देना क्या। देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में एक शख्स है, एक शख्स नहीं है, एक पूरा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जिनकी जो जीती हुई सीटें उनको हरवाई जा रही हैं। अब आप सोच लें, इससे ज्यादा
मजे का खेज जिसको आप अजीब बात करते हैं कि एक शख्स है, वो इलेक्शन वाले दिन हारा था 81,000 वोट से। उसने एक्सेप्ट किया था पब्लिकली कि मैं हार गया हूं। उसके बाद 90 डेज जो उसका 120 डेज या 180 डेज का जो टाइम पीरियड है, टाइम बार है, वो भी हम्म। गुजर गया। उसके भी एक साल बाद उसको होश आया कि जी ये तो मसला हो गया। और फिर मजे की बातें, इन सम टाइम बार पीरियड के बाद उसने इलेक्शन कमीशन को लिखा, और इलेक्शन कमीशन जो उनका सेक्शन 9 की बजाय सेक्शन 8 और 5 को लेकर चल रहा है कि हाँ जी हम जिसको मर्जी चाहे जो मर्जी खोल ले। मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। अगर यही तरीका है और हम्म। आप लोगों ने इसी तरीके से सब कुछ करना है तो फिर और दुनिया क्या कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त अथॉरिटेरियन रिजीम है। नंबर टू, दुनिया कह रही है जो वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है, ये वो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है जो कहते हैं पैलेस्टाइन में इस वक्त जुल्म हो रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान में भी इस वक्त ऑप्रेसिव रिजीम है। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किया हुआ है, अगर आप पढ़ के देख लें, जैसे इन लोगों ने लॉकडाउन किए, जैसे इन लोगों ने उसके नाम पे मुख्तलिफ लॉज बना के लोगों को पकड़ना शुरू किए। अब आप थोड़ी देर के लिए चले जाएं पिछले 3-4 साल में, 2019 ऑनवर्ड्स, जो इंडिया ने किया है कश्मीर में, उसी तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया था, उसी तरीके से उन्होंने मीडिया को कर्व किया, उसी तरीके से उन लोगों ने जो वहां के पॉलिटिकल लोग से उनको पकड़ के बंद किया उसी तरह। तो ये जो गवर्नमेंट है, दे आर टोटली फॉलोइंग व्हाट मोदी वाज डूइंग, और इनकी आपस में सो दोस्ती थी हुमायूं साहब, बरसाती से। ये वज़ीर आला केपी पंजाब में आए और जितनी भी उन्होंने यहाँ पर आके बातें की, फिर वो ताकतवर से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस पर ये जो कल छोटी बड़ी क़यादत सर जमा हुई, ये वही शख्सियत है जिन्होंने मुश्किल वक्त में गालिबन पीटीआई को छोड़ दिया, लेकिन शायद वो कुछ मालदार हैसियत में है, अमीर हैं, इसीलिए शायद दोबारा उनकी वापसी हुई है और उनके लिए राह हमवार की जा रही है, और उनका नाम सेनेट के टिकट के लिए भी ज़ेरे गर्दिश है। क्या ये जहांगीर तरीन से ज्यादा मालदार है? क्या ये अलीम खान से ज्यादा मालदार है? देखिए, मालदार हर एक इंसान होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े मालदार हैं इस मुल्क हम्म। में है, ठीक है, और वो सारी चीजें हैं। तो अगर तो हमने मालदार के लिहाज से करना होता है तो फिर इस वक्त जहांगीर तरीन हमारे साथ ही होता। अगर मालदार ही हमारा रेफरेंस होता तो फिर अलीम खान हमारे साथ होता। हम्म। देखिए, ये सारी चीजें आप जब आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, मेरी थोड़े से देख तो लेना कि मेरी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। अगर ये मालदार होता और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा हुआ होता है या उसके साथ ना किया होता, तो फिर मुझे एक बात बताएं, ये इस वक्त इसकी हैसियत ऐसी थी कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट में ये किसी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होता है, इसके कनेक्शंस इतने हैं, ये हम्म। बना चुका होता है जैसे बाकी लोगों ने बना दिया। कोई कहीं मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये भी उस तरह कर जाता। ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये याद रखें, ये भी आजाद ही खड़ा हुआ था, ये तो पीटीआई के टिकट पे नहीं हुआ था, उसके बाद ये पीटीआई पे आया हुआ है। और दूसरे लफ्जों में, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल पीटीआई पे है। मुझे एक बात बताए, एक आदमी है जिसके पास पैसा भी है, एक आदमी हम्म। जो है सब कुछ कर सकता है, उसका दिमाग खराब है कि वो पीटीआई की तरफ से सेनेट जीते, कि जहां पे सारी चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ लेबल ऑफ पीटीआई एवरी फोर्स विल गो अगेंस्ट हिम। सो दैट शोज के ही मींस बिजनेस, ही इज देयर, वो लड़ना चाहता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से लड़ना चाहता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये चाहता, और इसने अगर सेनेट में ही आना होता और इसने पैसे के जोर पे आना होता, तो कसम से इस वक्त जैसे वो क्या है, ये एएनपी वाली उधर चली गई पीएमएलएन में, लोग तो इसको हाथों हाथ लेते। हम्म। ये तो अकेला जाके उसको वो कर लेता, ये तो बल्कि ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर केपी सीएमशिप। ये तो बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है, लेकिन ये चीज कह देना, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा ज्यादती की बात है उस शख्स के साथ। सर, पीपल्स पार्टी की मौलाना से कुर्बतें पड़ रही हैं, और जिस किस्म की तनकीद वज़ीर आला केपी ने ख़ुद मौलाना फजल रहमान पर कल के दिन की है, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि शायद मौलाना, जब तक आप खुद गंडापुर साहब को हटा नहीं देंगे, तो पीटीआई से किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे? देखिए, मैं उन लोगों में से था जो ये समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी को मौलाना साहब के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए हम्म। इस दौरान में, और ये चीजें, और आई एम श्योर मौलाना साहब जो है ना, एक प्रिंसिपल की सियासत में आगे, बात का होता है इंसान के ऊपर ना, वो एक टाइम आता है कि उसके बाद वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे आ जाता है और वो जो पुरानी बातें होती हैं उससे निकल जाता है। हम्म। फिर
फिर उसके बाद मैंने देखा कि जब 26वीं तरमीम आई तो मौलाना साहब ने शुरू में रोल जो था ना बड़ा अच्छा किया, लेकिन मुझे जो 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 मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि जी मुझे ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह रहेगा और फिर उसके साथ ये 26वीं तरमीम होगी, जिसपे हमने इन प्रिंसिपल उनकी इस बात पे एग्री किया था। ये याद रखें हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं थी उनके साथ, ये जो गवर्नमेंट है, तो मौलाना के थ्रू हो रही थी। तो मौलाना ने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि ये बात होगी कि 26वीं तरमीम पे ये चीजें हमें हटा दी हैं एंड वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने वो हटाई हैं। एंड नंबर 2 उन्होंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह होंगी। तो जब जब जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं हुआ, इस जगह पे मौलाना साहब को एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लेना चाहिए था कि जी ये ज्यादती हुई है और मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। वहां पे जब वो पहली बार वहां पे खड़े हो गए और उन्होंने फिर भी उसके साथ चले गए, दैट इज वेयर आई थिंक ही मेड अ कॉम्प्रोमाइज। मेरे लिहाज से उधर उनको कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज थी कि देखिए मैं एज अ प्रिंसिपल स्टांस एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पता है, सबको पता है कि ये रिजर्व सीट्स जो है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन ऑफ मेकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज नो पॉलिटिकल पार्टी एंड मेकिंग उसके जो जितने लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट करार देना ये गलत फैसला था। ये इवन वो काजी फायज ईसा, ना तो वो काजी था, ना वो फायज रहा और ना वो ईसा की तरह है, ठीक है। उसके गलत उसके उसको उसने कहा कि आपने मेरी इंटरप्रिटेशन कैसे की, और उन 13 जजेस में से 11 जज कहते थे कि ये पीटीआई की सीटें हैं, कैसे देनी है उनको, इस पे सोच हुआ था। फिर 8-5 के लिहाज से वो फैसला आया था। उसमें सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हुकूमत को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानो। उन दोनों जजों को नवाज दिया गया। तो हमारे मुल्क में उन लोगों को नवाजा जा रहा है कि जो कहते हैं कि आप जजमेंट को ना मानो और मुल्क के अंदर सर आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ये रिजर्व सीट्स में मौलाना ने पीपल्स पार्टी के साथ उनका सब कुछ सेट चल रहा है, ऑब्वियसली सेनेट की नशस्तें उनके पास आ जाती हैं, तो आपको नहीं लगता अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, जिसमें उन्हें मुनाफिक भी कह दिया, इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया, अब इख्तलाफ करना चाहिए लेकिन कुछ मुनासिब अंदाज में करना चाहिए, ऐसा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही दरवाजे बंद हो जाएं। देखिए मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि आपको अल्फाज का चुनाव आप जरूर, वो कहते हैं ना डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग द नास्टिएस्ट थिंग इन द नाइसेस्ट वे, ठीक है। सो आप मौलाना साहब को बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, उनको आप मेरे ख्याल में लफ्ज मुनाफिक की बजाय, हालांकि वो जो जो मफहूम है वो वही चीज आ जाती है। अब उन्हें क्या है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं। अब एक ही बात हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज बंदा कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने ये एक्सेप्ट जो इन्होंने किए है ना, देखिए या तो ये जमात इस्लामी की तरह होते हैं जिन्होंने ओपनली कहा है कि ये गलत बात है, और जब हमारा बंदा वहां जीता था कराची में उन्होंने एक एक बड़ी बात की थी। हालांकि हमारे उनके साथ भी इख्तलाफ आते हैं लेकिन उन्होंने बड़ी बात की थी। तो मौलाना साहब वो कहते हैं कि जी जब गवर्नमेंट दे ही रही है तो लोग, इलेक्शन कमीशन दे रही है तो हम क्यों ना लें, हम नहीं लेंगे तो उनको दे देंगे। तो इसका मतलब है अगर वो बाकी लोग गलत काम करेंगे तो आप भी गलत काम कर लोगे, तो फिर इसका मतलब है आपका कोई उसूल नहीं है। जब उसूल नहीं है, जब किसी शख्स का उसूल ना हो और उसका मतलब ये हो कि जो चीज आ रही है माले गनीमत, चलो उसको उठाना शुरू कर दो, तो फिर मेरे ख्याल में अल्फाज को मैं थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ करके कर लूंगा, लेकिन मैं मफहूम वही रखूंगा जो अली अमीन ने कहा है। सर आपको लगता है जिस तहरीक का ऐलान वो कर रहे हैं कि जनाब इस तहरीक को हम दोबारा से शुरू करेंगे पीटीआई की तरफ से, कोई इतनी असरअंदाज तहरीक हम पीटीआई की देख सकते हैं कि खान साहब हम एक्सपेक्ट करें कि इस तहरीक के नतीजे में बाहर आ जाएंगे? देखिए एक बात याद रखें, हमेशा इमरान खान भी कहता है और अल्लाह ताला भी कहता है कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। इंसान के हाथ में उसका जो जो आउटकम है वो नहीं है, आउटकम अल्लाह ताला के हाथ में। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश ये कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इज अ वेरी हाईली इंटेलिजेंट मैन। उसकी वजह है जो आदमी किसी टीम को लीड कर रहा होता है उसमें वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है। उसने, अगर आपके पास आगे आदमी है वो स्पिन बॉलर को अच्छी तरह खेल रहा है तो आप उसके लिए चेंज करके लेकर आते हो, या फिर आप उसको, अगर वो ऑफ स्पिन को अच्छा खेल रहा है, ऑफ स्पिन या गुगली, या फिर आपको फास्ट बॉलिंग या कुछ चीज करते हो,
एंड यू वांट टू हिट। अब यहाँ पे हमने देखा है कि थ्रू आउट जब हम इस्लामाबाद आते थे या किसी एक जगह पे जाते थे तो वहां पे ये सारी फाशिस्ट हुकूमत क्या करती थी कि वहां पे हर एक को पकड़ना शुरू करती थी। और दूसरी बात ये थी हमारे ऊपर जो लेट्स से जो नेशनल लीडरशिप है उसके ऊपर थी कि आप कॉम्प्रोमाइज हो, जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसके ऊपर थी कॉम्प्रोमाइज हो। जहां इमरान खान ने एक डिसीजन में दो चीजों को एड्रेस कर दिया। नंबर वन, उसने लोगों के ऊपर ये मुश्किल होती थी कि वो इस्लामाबाद लेकर आए, उन्होंने उस मुश्किल को आसान कर दिया। नंबर टू, उन्होंने जो प्रोविंशियल और नेशनल लीडरशिप को बाईपास करके सीधा जो आपके ग्राउंड की जो लीडरशिप है, जो कि यूनियन काउंसिल के लेवल की लीडरशिप है, जो कि 3rd टियर या 4th टियर की लीडरशिप है, उन्होंने उनके ऊपर डिवोल्यूशन ऑफ पावर कर दिया। नाउ इट इज अप टू देम। और हर एक शख्स को कहा कि आप जिस जगह पे हो, जिस वार्ड में हो, उधर ही बाहर निकल आओ, अपनी घर के या अपने मोहल्ले के सामने वाली गली में जाके निकल आओ। चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, 26 सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद में। हर सेक्टर के अंदर 4 सब सेक्टर हैं। अगर हर सब सेक्टर के अंदर के उसके इर्द गिर्द 4 सड़कें होती हैं, अगर हर जगह में 50-50 बंदा खड़ा हो जाए, 30-30 बंदा खड़ा हो जाए, वो चारों वो जो रोड्स बंद हो जाएं, जो दो सर्विस रोड होती हैं और 2 मेन रोड होती है, मरगला और इस तरफ, और ये सारी चीजें होती हैं, मुझे पता है इस्लामाबाद क्या करेगा। और वहां पे इस्लामाबाद के अंदर अगर 20,000 पॉइंट है कि वो बाहर निकले तो सही, खड़े हो तो सही, लेकिन आप लोगों ने इस दफा लाहौर को शायद बजाय लग रहा है लाहौर को चुन लिया है इस्लामाबाद के बजाय। आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इधर ही है, कहीं जा नहीं रही है। ना हमारा लीडर भाग रहा है, ना हमारा लीडर के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना उसको कोई आके वो क्या कहते हैं एफिडेविट दे रहे हैं कि इसका दिमाग खराब है। तो बस ठीक है, बिल्कुल सही सर, वक्त ही बताएगा आपकी इत्तेदादी तहरीक किस कदर असरअंदाज होती है। बहुत शुक्रिया। मेमन साहब मेरे साथ मौजूद थे याशपुरम या फिर माजी की तरह कुछ एहतजाजी तहरीक में हम वो झलक देखेंगे जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो खुर्शीद शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौलाना से मुलाकात की, तो क्या हम समझें कि केपी इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन हम JUI को लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलते रहते हैं और डेमोक्रेसी का हुस्न भी यही है। अभी अगर केपी के इलेक्शंस की बात हो रही है और सेनेट की इलेक्शंस होनी है, क्योंकि एक ही सूबा बचा है जहां सेनेट की इलेक्शंस नहीं हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी कि वो रिजर्व सीटों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, अभी हो गया है। अब जब हो गया है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी केपी में है और JUI भी केपी में है और ANP भी केपी में है और PTI की इस वक्त गवर्नमेंट है। तो हमने तो राब्ते बढ़ाने हैं ना। मौलाना साहब हमारे साथी रहे 26वीं आईनी तरमीम पर, उनकी हमारी सपोर्ट उनकी सपोर्ट रही हमारे साथ 26वीं तरमीम के वक्त। और इस वक्त एक सेनेट है जो इतने सालों के बाद हो रही है, इतना टाइम लग गया, अभी तक सेनेट की इलेक्शन नहीं हुई केपी में और ये जमहूरियत कंप्लीट नहीं है। तो उसमें अगर मौलाना साहब के साथ हम मिले हैं तो एक मुसब्बत सा कदम है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलने के लिए माहौल बनाना होता है और माहौल अच्छा हो तो बेहतर होता है। ठीक है। और ये मुलाकातें करके ही माहौल अच्छा बनाया जाता है। सर केपी में PTI तो अपने जोम में है। PTI अपने जोम में है, उनको अपनी हुकूमत पर फख्र है, गुरूर होगा। हम हुकूमत में नहीं हैं, JUI भी नहीं है। JUI ने भी अपने तल्ख माजी का जिक्र कर दिया PTI के खिलाफ। और क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, लेकिन PTI वाले अगर खुद ही अंदर से चेंजेस लाते हैं तो उनको वेलकम है। रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस में ANP के साथ भी हमारे रवाबित हैं और JUI के साथ भी रखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी भी अक्सर ऐसे ही सियासत करती है। सर केपी में सेनेट में 11 नशस्तों पर इंतखाब होना है और अगर नंबर गेम्स देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 नशस्तों पे इत्तेहाद के तौर पे जीत सकते हैं, लेकिन आपके गवर्नर ये कहते हैं कि कम से कम आप लोग 5 नशस्तें जीतेंगे और उनके लिए उन्हें फरिश्ते आकर वोट डालेंगे। अब सवाल ये है सर, ये कौन से फरिश्ते हैं जो आकर वोट डालेंगे, या फिर
एक दफा माजी में हमने देखा था कि जब सिंध हाउस में सियासतदानों को इकट्ठा किया गया, या फिर वही चक्कर आपको लगता है दोबारा दोहराया जाएगा? सियासतदान की अपनी मर्जी होती है, सियासतदान अपनी पार्टियां चेंज कर सकते हैं। आप उनमें बाजार का जिक्र मत करें। अगर सिंध हाउस में कोई आए थे तो अपनी पार्टी को छोड़ के आए थे जो हुकूमत में थी। हुकूमत में होते हुए पार्टी को छोड़ के आना मजाक नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान था और इमरान खान हमेशा कहता था कि भाई मैं तो बहुत मजबूत हूं, वन पेज पे हूं, वन पेज पे। बावजूद इसके वो उसको पार्टी को छोड़ गए 26 लोग, पता नहीं कितने। सिंध हाउस में तो आके वो रहे, हमने उनको रहने के लिए जगह दी, मेहमान नवाजी की। रही बात के ऐसे हुआ है कि हमारे सिंध में भी कभी कभी ये लगता था इल्जाम, हमें कहते थे आप 2 सीटें जीतेंगे। कोई जमाना था 2002 से 2007 का, उसके जमाने में हमें कहा जाता आप 2 सीटें जीतेंगे। हमने उनको 5 सीटें जीतकर दिखाई थी। जब मुलाकातें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो वोट की मर्जी है, वोट जाके अंदर लोग देते हैं। वो वोट सीक्रेट बैलेट होता है और सीक्रेट बैलेट में वोट दिया जा सकता है, कोई भी देता है। पीटीआई वहां हुकूमत में है, पीटीआई वहां हुकूमत में है, उनकी वजारतें होंगी, रसाई होगी चीफ मिनिस्टर के पास। अक्सर वहां से बातें आती हैं, कभी गंडापुर के खिलाफ कुछ न कुछ बयान आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। उसके पार्टी के अंदरूनी खलफशार कि अखबारों में खबर पढ़ते रहते हैं। अब उनका ये कहना है कि हमारी खरीद हो रही है। खरीदना और फरोख्त होना हुकूमत में होते हुए कैसे होता है? अपोजिशन के हों तो फिर भी समझ में आती है बात कि जी कोई अपोजिशन में था, उसको हमने सर, लेकिन अगर वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मौलाना जैसे कहते हैं कि पीटीआई के अंदर से वो तब्दीली चाहते हैं, गंडापुर साहब को हटा देना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही सोच है कि आप मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करके हटा दें गंडापुर साहब को? अगर मौलाना साहब इस बात पे संजीदा हुए तो मौलाना ने कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद नहीं लाएंगे, पीटीआई के अंदर से आवाज उठे, पीटीआई के अंदर से कोई हरकत हो और वो कुछ ना कुछ आगे करने की अगर पोजीशन में आ जाते हैं तो हम चेंज को मानते हैं कि जी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब ये डिपेंड करता है कि भाई पीटीआई के कैसे लोग कितने यूनाइटेड रहते हैं, नहीं रहते, कितने लोग गंडापुर को रहते देखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। ये पीटीआई के अंदर का मामला है ना बाबा। सर, कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद और सियासी चेंजेस पीटीआई की स्ट्रैटेजी में जो आप देख रहे हैं उनके दोनों बेटों के हवाले से, उस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है? क्या उन्हें आने देना चाहिए और अगर वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो बनने देना चाहिए? तो मैंने कब कहा कि जी उनको मैंने मना किया हुआ है? कासिम साहब और सलमान साहब किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं, मैंने उनको रोका थोड़ी है। उनके पास वीजा होगा, पाकिस्तान आने की इजाजत होगी, वो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रही बात कि कासिम और सलमान साहब आके करेंगे क्या, देखें बात सुने, किसी लीडर को छुड़वाने के लिए अगर ये तहरीक शुरू हो रही है, उसमें हम इंतजार अगर कर रहे हैं कासिम और सलमान साहब का, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अंदर से तैयार नहीं है अपने लीडर के लिए सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए। एहतजाज करना तो हम वर्करों का काम होता है ना। यहां पर इमरान खान जेल में है, जिंदा है और पार्टी की तहरीक को वो लीड कर रहे हैं।
तो फिर उनको कासिम और सलमान साहब के इंतजार क्यों है? किसने किसी को रोका हुआ है तहरीक चलाना? लेकिन तहरीक मकासद क्या है? किसी लीडर को अगर आजाद करना मकसद है तो लीडर तो कोर्ट की सजा की वजह से जेल में है। अगर कोर्टों ने सजा दी हुई है तो कोर्ट ही उसको छोड़ सकते हैं ना, हुकूमत का उसमें क्या? बिल्कुल ठीक। कोर्टों में पता नहीं क्या है। 9 मई का किस्सा अभी तक पड़ा हुआ है जिसका अभी फैसला नहीं हुआ। ये जो पता नहीं कितने मिलियन पाउंड का मसला था, अल कादिर ट्रस्ट का वाला मसला, उसमें तो हो सकती है सजा आ गई हो उनको, या कोई और चीज में सजा आ गई हो उनको, लेकिन अभी 9 मई का तो पेंडिंग है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। वो तो कोर्टों के पास है, तो कोर्ट जब फैसला करेंगे उनको छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। पिछले दिनों ऐवान सदर में तब्दीली को लेकर बड़ी कयास आराइयां थी। ये कयास आराइयां को जन्म लेना, उसके बाद वजाहतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होना, इन वजाहतों की सर वजह क्या पड़ गई? और अगर ऐसी कोई बात थी नहीं, या फिर वाकई कोई नून लीग आप लोगों के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है? हमने तो ये खबर नहीं चलाई, सोशल मीडिया का सुन रहे थे कि जी सोशल मीडिया ने शुरू किया। अब सोशल मीडिया के पीछे कौन है उसकी वजाहतें हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगा। हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये अवाम का मुत्तफिका फैसला है कि यहां फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम चलेगा, सदारती निजाम नहीं चलेगा। हम इलेक्शंस चाहते हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि लोग इन्वॉल्व हों इसमें। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमें तजुर्बा है अयूब खान का, जिसको इस कौम ने रद्द किया था, जिसको इस कौम ने बिल्कुल रद्द कर दिया था। गली गली का शोर था। हम आजमा चुके हैं पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम आजमा चुके हैं डिक्टेटरशिप, मिलिट्री टेक ओवर, अयूब खान का हो, ज़ियाउल हक का हो, मुशर्रफ का हो, किसी का भी हो। हम सब ये डिक्टेटरशिप भी देख चुके हैं। इन सारे तजुर्बात के बाद पाकिस्तान आखिर में यही चाहता है कि फेडरल पार्लियामेंट्री जमहूरी निजाम हो और उस पे अमल होता रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका खोड़ो साहब, आपके वक्त का करते हैं कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सिस्टम को ऐसी तौर पे चलते रहना चाहिए, ऐसे ही चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, कार हैं, अवामी राय रखते हैं और अवामी बात करते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान तहरीक इंसाफ ने फिर से कर दिया है, कुछ मुस्बत नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वही ऐलान, वही नताइज और उसके बाद वही सिनेरियो रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर दिया है। इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे थे कि 5 अगस्त को ये तहरीक अपनी पीक पर होगी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा नहीं 90 दिन इंतजार करें, और यानी 90 दिन के लिए आप समझें कि जो है रावी चैन ही चैन लिखेगा। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त क़यादत का फुकदान है या लीडरशिप के माबैन जो इख्तलाफात हैं, वो फिर एक दूसरे के ऊपर जो अदम ट्रस्ट है, ये रुकावट है तहरीक इंसाफ की किसी भी एहतजाज के रास्ते में। अगर उन्होंने 20 नवंबर का फैसला जिस तरीके से किया और जो वहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की वो ना की होती तो शायद एहतजाज की ताकत भी उनके पास आज मौजूद होती। लेकिन 24 नवंबर के गलत कार्ड खेलने के बाद, फाइनल कॉल देने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। अब मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब किसी ऐसी जो है इंतहा पे जाना नहीं चाहते। 90 दिन का अल्टीमेटम दे के वो लाहौर से होते हुए वापस चले गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कोई एहतजाज करने की पोजीशन में इस वक्त नजर आती है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की एक बड़ी ख्वाहिश है शुरू से, वो ये बात कहते हैं कि मेरे ऊपर तो इल्ज़ामात लगते हैं लेकिन मैं हर बार खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को ले आता हूँ। इस बार वो लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर लोगों से मिले और उन्होंने लाहौर की तंजीम को भी एक्सपोज कर दिया। कोई सख्ती नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं थी, लेकिन 200 बंदे अगर वर्कर कन्वेंशन में उनके इकट्ठे हुए तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की नाकामी नहीं, पंजाब की तंजीम की नाकामी है। अब अली
अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि एहतजाज का आगाज लाहौर से हो। जो जो उनके खिलाफ बातें करते थे अली अमीन गंडापुर साहब, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीटीआई पंजाब में जिस तफरीक का शिकार है और लीडरशिप का जो फुकदान है और जो आपस में ग्रुपिंग है, इन हालात में मैं समझता हूँ कोई बड़ी मुनज़्ज़म एहतजाजी तैयारी तो नज़र नहीं आती। नसरुल्लाह साहब, जिस तरीके से यहाँ पर गंडापुर साहब आ गए, काफिला लेकर आ गए, एक वक्त में तो एहतजाजन जुर्म भी होता था यहाँ पर पीटीआई का पंजाब में झंडा लहराना भी, लेकिन उनका आ जाना, उन्हें एक्टिविटी की इजाज़त मिल जाना, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने मामला तय करके ही पंजाब के अंदर दाखिल हुए और बता कर आए हैं कि आप लोग सुकून से रहें, मैं कुछ करूँगा नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ताबेदार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल में 24 नवंबर से या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की मंजी ठोकी है, ऐसा कोई मंजी ठोकने वाला हुकूमत में तो मौजूद नहीं है। इसलिए अमीन गंडापुर साहब के लिए डियाला भी खुला है, लाहौर भी खुला है, तो पाकिस्तान पूरा उनके लिए ओपन है। वो समझदार आदमी हैं। और दूसरी बात देखें, जो आज वो एक और मंजी पीटीआई की लाहौर में ठोक कर चले गए हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब मुसलसल पैगामात दे रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल न की जाए, उनको साथ रखने की कोशिश की जाए। आज उन्होंने जो अल्फाज कह दिए हैं, यानी जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल मौलाना फजल रहमान के हवाले से कर दी है, मेरे ख्याल में उन्होंने फिर एक बार इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को जो है उठा के साइड पर रख दिया है कि हमें अपोजिशन की जमातों के साथ मिल बैठना है या मिलकर एहतजाजी तहरीक चलानी है। अब मौलाना फजल रहमान के ऊपर अगर आप आज गोलाबारी करेंगे लफ्ज़ों की, तो कल वहां से भी इतनी गोलाबारी होगी कि ये लड़ाई फिर मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है अमीन गंडापुर साहब अपोजिशन की जमातों को भी आड़े हाथ लेंगे। ये भी उनके लिए उनके जो है वो आप समझे कि एजेंडे में और उनको दिए गए मंसूबे में शामिल हो सकता है कि एएनपी को भी जनाब आप रगड़ के रखें, जेयूआई को भी रगड़ें, और आप के साथ किसी को आपने इत्तेहाद नहीं बनाने देना। अनकरीब आप देखिएगा महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ भी वो 2-4 हाथ साफ करेंगे। सर, तो ये जो उनके बेटों की आने की बाज़गश्त है, फिर हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आया, आपको लगता है वाकई उनके बेटे आएंगे या फिर ये बयानात तक और अटेंशन गेनिंग एक स्ट्रैटेजी के तौर पर पीटीआई ने इस्तेमाल किया इसको? मेरा ख्याल है पीटीआई ने कोशिश की कि जब कोई एहतजाज का माहौल बन नहीं रहा तो ये कार्ड्स मुख्तलिफ खेलते रहते हैं। उन्होंने उनके बेटों का कार्ड भी खेल लिया। लगता नहीं है बाजार के उनके बेटे आके किसी एहतजाजी तहरीक ऐसा बनेंगे और न एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। इस बात का इम्कान हो सकता है कि उनके बेटे पाकिस्तान आए, और उनको आना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं। इसमें कोई दुविधा नहीं है। उनका अगर बाप जेल में है, बेटे उनके आना चाहें, और जब आना चाहें, जब मुलाकात करना चाहें, हुकूमत को कोई रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन उनको गिरफ्तारी करने के हवाले से मेरा ख्याल है सवाए राना सनाउल्लाह साहब के बयान के और किसी का बयान नहीं है। बाकी सारी मुस्लिम लीग नवाज की या हुकूमती लीडरशिप ने तो कहा है कि वो आएँ, तहरीक चलाएं, वेलकम करते हैं हम उन्हें। राना सनाउल्लाह साहब ज़रा थोड़ा सा माहौल गर्म रखते हैं। आपको पता है राना साहब को खबरों में भी रहना आता है, माहौल को गर्म करना भी आता है, तड़ियाँ लगाने भी आती हैं, और सियासत में उनको ऐसे चौके छक्के लगाने आते हैं कि वो इररिलेवेंट कभी ना हो। सर, पिछले दिनों ऐवान सदर में तब्दीली की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, उसके बाद वजाहतों का एक सिलसिला, ना थमने वाला सिलसिला आना, लग ऐसे रहा था कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो वजाहत पे वजाहत देनी पड़ रही है। और फिर वज़ीर दाखिला तो ये भी कहते हैं कि हमें पता है ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल इस सिस्टम में से जरदारी साहब को कहीं जाने की ज़रूरत है। जरदारी साहब के हवाले से भी जिस किस्म की अफवाहें या खबरें चलाई जा रही हैं, उसमें हकीकत कोई नहीं, वो भी महज अफवाह की हद तक तो हो सकती हैं। हाँ, हुकूमत ने तरदीद की, इसके बाद लोग शायद समझते हैं कि बड़ा कुछ संजीदा मामला था। कोई ऐसा संजीदा मामला नहीं था। ना जरदारी साहब कहीं जा रहे हैं, ना हुकूमत को फ़िलहाल आज के दिन तक कोई मसाइल हैं, ना पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो किसी लड़ाई का शिकार नज़र आती हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन कोई तफरीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, जो रवैया है, ये हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। पीटीआई को ये बात आज नहीं, शायद चंद सालों बाद समझ आएगी कि ये जो मजबूत पेज बनाया गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों की वजह से बनाया गया, और इसके अंदर मजीद मजबूती लाने के लिए पीटीआई अपना बड़ा हिस्सा डाल रही है। बिल्कुल सही। और आपको नहीं महसूस होता कि जिस तरह हुकूमती रहनुमा 2029 तक कहते हैं कि तमाम सब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और कोई ख़तरा, कोई परेशानी नहीं है, सो जब पीपल्स पार्टी नून लीग में मसला नहीं है तो आपको लगता है ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा?
नहीं जी, इस वक्त तो ऐसे ही सिस्टम चलता नजर आता है, कोई मसला नहीं है। ये वो मजबूरी की शादी है जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये इस मजबूरी का निकाह कुचलना है। अब कोई सोचे कि इसमें वो तलाक करवा लेगा या खुला करवा लेगा, वो किसी गलतफहमी का शिकार ही हो सकता है। जब हालात ऐसे हों कि अब मैंने पहले आपसे जो अर्ज की, पीटीआई अपनी पॉलिसी बदलती नजर नहीं आती, पीटीआई की यही पॉलिसी रही, तो ये हुकूमत के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। और सर, नवाज शरीफ साहब के मुसलसल पसे पर्दा रहने की कोई खास वजह आपको नजर आती है? इज ही वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या फिर वाकई वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं सियासत से, उन्होंने कहा कि बस अब इतना इसको यहाँ पर ही रहने दो, मेरा मजीद अब रोल बनता नहीं है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ राय रखता हूँ। लोग समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ सब दिल बर्दाश्ता हैं, साइड पे हो गए हैं, उनके जो है उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। ये अच्छी सियासत ख़त्म हो गई है। भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा उनके पास है। उनके राइट हैंड जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के, परवेज़ रशीद साहब, वो सूबे के मामलात में मरीम नवाज साहबा के साथ हैं। हमा वक्त उनकी पॉलिसियों में, उनकी गाइडलाइन में, उनकी सपोर्ट में मरीम नवाज साहबा के साथ होते हैं। पंजाब में उनकी हुक्मरानी है, मरकज़ में उनकी हुक्मरानी है। इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी सियासत से वो अलग हो चुके हैं? हाँ, अलबत्ता वो वज़ीर आज़म जो है जिस किस्म के इंतखाबी नतायज आ गए थे, इस हुकूमत में वो वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार नहीं थे, और उनको सूट भी ये करता था कि वो जनाब साइड पर होकर बैठ जाते। अब भी मीटिंग्स में वो अपनी हदायत दे देते हैं शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज शरीफ साहबा। टारगेट उनका यही है कि मरियम उनकी जो सियासी वारिस के जानशीन के तौर पे काम कर रही हैं, पार्टी के अंदर भी उनकी जो है वो उनको संभाल लें। हुकूमती ओहदा उनके पास है, सूबा उनके पास है, और अगर यहाँ वो सूबे के अंदर गवर्नेंस बेहतर कर लें, अपने वोट बैंक को वापस लाने में कामयाब होती हैं, अपने कारकुनों को मोटिवेट करने में कामयाब होती हैं, तो अगले इलेक्शन या अगली कैंपेन के लिए मियाँ नवाज शरीफ मैदान में होंगे। ये नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ मैदान में ना हो। नसरुल्लाह साहब, सियासी नफ्स के साथ साथ अवामी नफ्स भी आप समझते हैं। नून लीग की हुकूमती कारकर्दगी को आप सर रेट कैसे करेंगे, जहां पर इतनी तशहीर पंजाब में हो रही है कि शायद ही कोई जगह हो जहां तस्वीर नहीं है, कारकर्दगी है, बुज़दार से कंपेयर करें, लेकिन आप बहसियत एक सहाफ़ी और अवाम के होने के नाते क्या रेट करेंगे कि वाकई इस हुकूमत ने कोई काम किया है, अवाम के लिए कुछ कर पा रही है? देखिए, अगर आप जायज़ा लें या कंपैरिजन करें तो फिर आप सूबाई हुकूमतों का करते हैं, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को। अगर आप इन चारों का कंपैरिजन करेंगे तो मरीम नवाज शरीफ आपको आगे नजर आती हैं। अगर पंजाब में, लेकिन आप जिस अवामी तवक्कुआत की बात करें कि महंगाई ख़त्म हो जाए, टोटल बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, लोगों को जो है वो आसान सस्ती चीज़ें मिलें, रोज़गार भी मिले, शायद इसमें अब सफ़र लंबा है, मुल्क की इकानमी का इन्हिसार होता है इसके ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मरीम नवाज ने ज़्यादा एक्टिवली की हैं। ख़ास तौर पे गवर्नेंस का मॉडल जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनाया हुआ था कि सुबह अर्ली उठते थे, रात देर तक वो पंजाब के अंदर काम करते थे। असल में मॉनिटरिंग का निज़ाम तो मरीम नवाज शरीफ ने अच्छा वज़ा कर लिया है। लेकिन ये आप कहें कि निचली सतह पे, पुलिस की सतह पे, नीचे जो आपकी ज़िली इंतज़ामिया की सतह पे आम आदमी को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ क्या रिश्वत सिफारिश ख़त्म हो गई है? तो मेरे ख्याल में अब अभी यहाँ काफ़ी दूर है उसमें। उस इतनी सतह पे करप्शन ख़त्म करने के लिए एक बड़ी भरपूर जद्दोजहद की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब तो हम इस सूरत हाल में पहुँच चुके हैं कि आपको अच्छे ऑफिसर्स, आपको अच्छे दयानतदार लोग मिलना भी बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। फिर हम जिस तरीके से हमारा सियासी निज़ाम जो है वो एक हद तक बोसीदा हो चुका है, गवर्नेंस मॉडल इसको असर नो तरतीब देने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी जितनी मुँह ज़ोर है और जिसकी तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए मराहत का एक पूरा मनसूबा बना रखा होता है, इन हालात में अगर आप नंबर्स दें तो मेरे ख्याल में मरियम बाकी सूबों से बेहतर नज़र आती हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि अवामी मसाइल जितने हैं उनकी तरफ हुकूमत की मज़ीद तवज्जो होनी चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती, आसानी होनी चाहिए अवाम के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफसरशाही है वो अवाम के ऊपर ये हुंडा बन के ना काम करे, बल्कि अवाम की खादम बनकर काम। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नस्र साहब, मेरे साथ मौजूद रही। प्रोफाउंड एनालिसिस। कारकर्दगी तो तभी नज़र आती है जब अवाम के लिए कोई बेहतरी हमें नज़र आए, और देखते हैं वो बेहतरी हमें कब नज़र आती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।